नमस्ते, मैं दीक्षा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी से और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2। तो जिन लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे वो देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था फोर्स क्या होती है और हमने डिस्कस किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और इनर्शिया को भी और टाइप्स ऑफ इनर्शिया, है ना। तो पहले वो आप देख लें। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में और उनके डेली लाइफ में जो उनके एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम को। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? तो लीनियर मोमेंटम को आप इजी लैंग्वेज में समझो तो वो होता है इफेक्टिवनेस ऑफ मोशन, कि कोई भी मोशन हुआ है, अगर कोई भी काम हुआ है तो वो कितना इफेक्टिव था। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by the body is called linear momentum। तो ये डिपेंड करता है आपके पास मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे। लीनियर मोमेंटम को आप डिनोट कर सकते हो स्मॉल p से, मास को m से और वेलोसिटी को v से। तो ये इनका प्रोडक्ट होता है। तो आप बोलोगे p इक्वल्स टू m क्रॉस v, ये होगा लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को दो एग्जांपल से समझते हैं। ये मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट क्यों है? ये मास पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है? तो क्योंकि एक मोशन का इफेक्टिवनेस जो है वो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए लीनियर मोमेंटम भी उन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कैसे? मान लो एक आपके पास ग्लास है, उस ग्लास पे आप एक छोटा सा पत्थर गिरा रहे हो और एक बड़ा पत्थर गिरा रहे हो, तो इफेक्टिव कौन सा मोशन हुआ? बड़े पत्थर वाला, क्योंकि वो बड़े पत्थर, छोटे पत्थर से उसको कुछ नहीं हो सकता है, पर बड़े पत्थर से वो टूट जाएगा। तो इफेक्टिव कौन सा मोशन हुआ? बड़े वाला। तो जैसे मास बढ़ रहा है इफेक्टिवनेस में वैसे ही बढ़ रहा है, तो इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वैसे अगर लीनियर मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ में रिलेशन देखें तो एक आप बुलेट ले लो और बुलेट को आप हाथ से फेंक रहे हो, पहले ग्लास ही मान लेते हैं। एक ग्लास में या किसी भी ह्यूमन बीइंग अगर किसी भी चीज़ में आप बुलेट को हाथ से फेंक के मार रहे हैं, तो हाथ से फेंक के मारने पर वो बुलेट उतनी स्पीड से नहीं जाएगा। स्पीड से नहीं जाएगा तो कुछ होगा नहीं। पर जैसे ही उसकी वेलोसिटी बढ़ा देंगे, कैसे बढ़ाएंगे उसको? आप किसी भी गन में, पिस्टल में डाल दो। पिस्टल में जब बुलेट जाएगी और जब वो पिस्टल से निकल के बुलेट आएगी, अब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और वेलोसिटी बढ़ गई तो इफेक्टिव कौन सा होगा मोशन? जब वेलोसिटी के साथ आएगी तो लगेगी और उसी से इफेक्टिवनेस होगा मोशन का सेकंड वाले केस में। तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ मोमेंटम भी बढ़ रहा है, मतलब इफेक्टिवनेस भी बढ़ रहा है। इसलिए मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा इफेक्टिवनेस ऑफ मोशन। ठीक है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ मोशन जो ये होता है p, ये क्योंकि वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें आपको देती है। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी वेलोसिटी के साथ वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लगी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी जाएगा। एसआई यूनिट क्या होगा मोमेंटम का? देखो, मास का होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका एसआई यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम, क्योंकि एवरी मूविंग बॉडी हैज सम मास एंड सम वेलोसिटी, क्योंकि हर बॉडी के पास अपना मास तो होता ही है और अगर वो मोशन में है तो उसके पास वेलोसिटी भी होगी। तो एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम, क्योंकि दैट विल हैव मास एज वेल एज वेलोसिटी। ठीक है। फिर देखो, चेंज इन मोमेंटम अगर आपको निकालना है, कोई बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से चल के फाइनल पोजीशन पे पहुंची है तो कुछ उसके मोमेंटम में चेंज हुआ होगा, क्योंकि वो उसकी कुछ वेलोसिटी चेंज हुई होगी, या तो बड़ी होगी या कम हुई होगी। तो उसका कुछ मास तो चलो कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दोनों का प्रोडक्ट भी तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि मोमेंटम आपका प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है।
मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट है, अगर कोई बॉडी यहाँ पे थी और फाइनली वो जाके यहाँ पहुंच रही है, इसका मास यहाँ पे m1 है, इस मास तो चलो सेम है, m1 और m2 दोनों जगह पे सेम है, पर यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई होगी कुछ डिस्टेंस चल के, तो ये v2 हो गई। तो जो चेंज इन मोमेंटम निकालोगे वो कैसे निकालोगे? मान लो इसका मोमेंटम p1 था, इसका मोमेंटम p2 है, तो चेंज कैसे निकलेगा? डेल्टा p इक्वल्स टू p2 माइनस p1। पहले वाली में लास्ट वाला जो हुआ है, जो या तो डिक्रीज हुआ होगा या बढ़ा होगा, तो लास्ट वाला माइनस इनिशियल वाला मोमेंटम। तो इस तरह से आप चेंज निकालोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो p की वैल्यू क्या होती है? mv, अभी बताया प्रोडक्ट होता है, तो mv2, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, m1 और m2 तो सेम है पर वेलोसिटी डिफरेंस है, तो यहाँ पे mv1 आएगा माइनस mv1, है ना। पहले फाइनल वाली वेलोसिटी आई यहाँ पे और फिर इनिशियल वाली वेलोसिटी आई यहाँ पे। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम पूछा जाए तो हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा p इक्वल्स टू mv2 माइनस mv1। ठीक है, तो ये था मोमेंटम। अब देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ बोलता क्या है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ में न्यूटन ने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी जितना मोमेंटम चेंज कर रही है, मोमेंटम चेंज कर रही है मतलब जितना वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट चेंज करे, क्योंकि मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी है, तो जितना मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, रेट के साथ जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो टाइम के साथ हम देखते हैं, मतलब अगर आप टाइम के साथ देखो तो जितना चेंज आ रहा है मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। बाहर से जितनी फोर्स उस पर लगाई जा रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉडी के। इसको एग्जांपल से समझेंगे, बहुत इजी आपको आ जाएगा समझ में। और चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो पहली बात क्या बोली कि जो चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी हो रहा है, मतलब चेंज इन मोमेंटम। और रेट का क्या मतलब है? रेट का मतलब है विद टाइम, मतलब अपॉन टाइम। टाइम के साथ जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना किसी पे आप फोर्स लगाओगे, जितना आप धक्का दे रहे हो किसी चीज को, उतना ही वो मोमेंटम चेंज कर रहा है अपना टाइम के साथ में, उतना ही उसमें वेलोसिटी चेंज आ रहा है टाइम के साथ में। ठीक है, तो ये होगा आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, जितना उसने टाइम लिया है। चेंज इन मोमेंटम अभी मैंने बताया आपको, डेल्टा पी किसके बराबर होता है? mv2 माइनस mv1। यहाँ पे जैसे आपने v लिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी को, यहाँ पे v2 था फाइनल वेलोसिटी, तो उसको आप v भी लिख सकते हैं, और इनिशियल को यहाँ पे लिया हुआ है u, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। और टाइम टेकन, मान लो उसने एक जगह से दूसरी जगह जाने पर t टाइम लिया है, तो ये आएगा t। तो ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे तो देखो हमें क्या मिलता है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है जो हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो इक्वल आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा कि mv माइनस mu अपॉन टाइम। m कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो F इक्वल्स टू k, m बाहर ले लिया, अंदर बचा u, v माइनस u, t कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने किया हुआ है कि जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी टाइम के साथ में, उसको क्या बोलते हैं? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अगर वेलोसिटी आप चेंज कर रहे हो किसी चीज की तो आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, है ना, या इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? F इक्वल्स टू के एम, और ये पूरा हो जाएगा a के बराबर। के की अगर हम वैल्यू देखें एक्सपेरिमेंटली के इक्वल्स टू 1 होता है, यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F इक्वल्स टू ma, और इट इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, फोर्स इक्वल्स टू ma, और यही पूछा जाता है न्यूटन सेकंड लॉ, ये है आपके पास में। तो इससे क्या पता चला है हमें
कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इक्वल होगा मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर, उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही हमें देता है फोर्स की हमें डेफिनेशन यहाँ से, है ना। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि विच न्यूटन लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, या फोर्स को कौन सा लॉ डिफाइन करता है अच्छे न्यूटन का, तो वो होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा न्यूटन का लॉ इनर्शिया बोला जाता है, कौन से लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है पूरा, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, यहाँ पे फोर्स हमें क्या मालूम है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि दोनों इसके पास होते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। और एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का, मास का देखो क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का हमने पढ़ा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया फोर्स का, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन, 1 न्यूटन के बराबर। तो याद रखना है, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स दिया हुआ है तो इसीलिए उनके नाम पे इसका यूनिट पड़ा हुआ है। तो फोर्स का जो यूनिट एसआई यूनिट होता है दैट इज न्यूटन। अब देखेंगे एप्लीकेशन, न्यूटन के सेकंड लॉ की एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में। अगर आप देखो तो आपने देखा होगा, क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग द फास्ट क्रिकेट बॉल। जब कैच आ रही होती है, फास्ट बॉल आ रही होती है, तो क्रिकेटर क्या करता है, फील्डर क्या करता है, अपने हाथ को पकड़ते पकड़ते पीछे की ओर ले आता है ना। तो उसके अपने हाथ को वो लोअर करता है कैच करते हुए बॉल को। तो वो क्यों होता है, वो भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो ये होता है ना, जब यहाँ से बॉल आता है तो अपने हाथ को नीचे ले लेता है, पीछे की ओर खींच लेता है। तो क्या होता है इसमें, ये टाइम बढ़ा रहा होता है। देखो फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम। जितना टाइम अगर ज्यादा होगा ना तो फोर्स कम लगेगा, और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना। जो मोमेंटम चेंज हो रहा है जिस टाइम में, है ना, जिस टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है, अगर वो टाइम कम हो, कम टाइम में बहुत बड़ा मोमेंटम कोई चेंज हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी है और वो चेंज हो रहा है बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, है ना, तो उस टाइम पे फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। पर अगर वो टाइम बढ़ जाए, जो चेंज हो रहा है मोमेंटम में, वो एक बड़े टाइम में लग जाए, तो जो आपके पास फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, कम लगेगा, है ना। तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ से बॉल आया, अगर वो यहीं पे ही पकड़ लेगा, उसको हाथ नीचे ना ले, अगर वो यहीं पकड़ लेगा तो एकदम क्या हो रही है, वेलोसिटी यहाँ से हाई वेलोसिटी के साथ आ रहा है, पर जैसे ही वो हाथ पे हिट करेगा वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो देखो वेलोसिटी उसकी बिल्कुल हाई पहले थी, v1 जो उसका था वो था बहुत ज़्यादा हाई था, और v2 हो गया बहुत कम, है ना, 0 हो गया। और जो ये चेंज हुआ वेलोसिटी में, मतलब जो मोमेंटम चेंज हुआ वो हुआ सेकंड के अंदर, क्योंकि हाई था यहाँ पे और यहाँ पे पहुंचते ही वो क्या हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये बिल्कुल मोमेंटम, बहुत बड़ा मोमेंटम चेंज हो गया। तो अगर टाइम कम लगा है मोमेंटम चेंज में, तो इस टाइम पे जो उसके हाथ पे फोर्स लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। तो अगर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है तो इंजरी के चांस बहुत ज्यादा है ना, वो इंजर्ड हो सकता है। तो क्या करेंगे, आप वो मोमेंटम चेंज होने का टाइम बढ़ा देंगे। कैसे, आप यहाँ पे जैसे उसने यहाँ पे नहीं पकड़ा डायरेक्ट, वो धीरे धीरे पीछे की ओर लाया और उसने नीचे पकड़ा, वो बॉल थोड़ा नीचे पकड़ेगा, तो क्या हुआ, जो चेंज इन मोमेंटम हुआ अब वो ज्यादा टाइम में हो रहा है, टाइम बढ़ गया, यहाँ पे ज्यादा टाइम में वो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स कम लगेगा। तो वहां यहाँ पे आते आते उसके हाथ पे फोर्स कम लगेगा और वो इंजरी से बच जाएगा, ठीक है। तो ये होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन कर सकेंगे। दूसरा आपके पास में है द यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार में आपने देखा होगा सीट बेल्ट्स का जो यूज होता है वो भी क्यों होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से भी उसको एक्सप्लेन कर सकता है। जब गाड़ी किसी
चीज को हिट करती है ना, गाड़ी किसी चीज को हिट करेगी, अगर इस केस में अगर आप देखोगे हिट करेगी कि किसी चीज को गाड़ी, तो मोमेंटम में जो चेंज होगा वो बहुत जल्दी आ जाएगा। सेम चीज से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डेल्टा पी लिख दो, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम जो हो रहा है वो फोर्स के इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो अगर टाइम कम हो रहा है, टाइम कम है ना, इस पे टाइम कम है क्योंकि एकदम हिट करेगा ना, एकदम हिट करेगा तो सेकंड्स के अंदर वो चेंज होगा मोमेंटम। यहाँ से बिल्कुल वेलोसिटी के साथ आ रहा था हाई और यहाँ पे पहुँचते ही वेलोसिटी 0 हो गई, तो एक बिल्कुल छोटे से टाइम में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। तो छोटे से टाइम में बहुत बड़ा चेंज हुआ तो फोर्स लगेगी बहुत ज़्यादा, तो इसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी और ये इस तरह से हिट कर सकती है पूरे आगे कार को, कार के फ्रंट को, है ना, ग्लास को हिट कर सकती है और इंजरी हो जाएगी, है ना, एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब सीट बेल्ट क्या करती है, सीट बेल्ट की वजह से हम टाइम बढ़ा देते हैं ना, वो धीरे धीरे, अब आपको जो झटका लगेगा आप इसके थ्रू वो धीरे धीरे आगे की ओर जाएंगे और इंजरी से बच जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा देखो, पैसेंजर इंक्रीज द टाइम टेकन बाय पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड, आगे की ओर फॉल करने में जो टाइम लग रहा है वो बढ़ा देगा और जिसकी इस लॉन्गर टाइम की वजह से जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो कम हो जाएगा और जो फोर्स लगेगी वो कम फोर्स लगेगी। इसी वजह से पैसेंजर क्या है, इंजरी से, फेटल इंजरी से बच सकता है, ठीक है। फिर है आपके पास में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सबसे सिंपलेस्ट लॉ ऑफ मोशन है ये क्या बोलता है, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट, उतना ही पर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता ही होता है, ठीक है। तो यह है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आप क्या बोल सकते हो, फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर बिटवीन पेयर ऑफ बॉडीज, ये अकेले नहीं लग सकता फोर्स, है ना, कि आपके हाथ पे यहाँ पे लग रहा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नहीं, ये एक पेयर ऑफ बॉडी पे लगेगा। अगर यहाँ से कोई धक्का मार रहा है तो अब ये इस पे लगाएगा और ये वापस इस पे सेम फोर्स लगाएगा पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो पेयर ऑफ बॉडीज होनी चाहिए, जोड़ा होना चाहिए बॉडीज का जिसपे ये फोर्स लगेगा। जैसे यहाँ दिखाया, आप एक्शन में इसको धक्का मारते हो वॉल को और वॉल रिएक्शन में वापस सेम धक्का आपको मारेगी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट सेम, ठीक है। तो पेयर ऑफ बॉडीज पे लगेगा। दूसरी बात, पहली बात। दूसरी बात, ए अगर बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे सेम और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। तो वो फोर्स कैसे होगी, फोर्स बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी इक्वल्स टू नेगेटिव और द फोर्स ऑफ बॉडी बी बॉडी ए पे जो लगाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे होगा कि फोर्स जो लगा रही है ए बी पे वो इक्वल होगी पर ऑपोजिट है, क्योंकि तो वो नेगेटिव साइन क्या दिखाता है आपको, डायरेक्शन, फोर्स का ऑपोजिशन डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो बी ए ये होगा। तो ये इनको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब ये जो फोर्सेस है ये एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करती है और ये एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम बॉडीज पे नहीं लग रही होगी। जैसे ये लगा रहा है वॉल पे तो ये फोर्स वॉल पे लग रहा है, एक्शन वॉल पे लग रहा है और रिएक्शन इसकी बॉडी पे लगेगा ना वापस, वॉल इसकी बॉडी पे वापस लगाएगी फोर्स, तो दो डिफरेंट बॉडीज पे ये फोर्स एक्ट करेगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक बुक को आपने टेबल पे रखा है, एक बुक को टेबल पे रखा है तो बुक अगर टेबल पे फोर्स लगा रही है नीचे की ओर mg तो टेबल बुक पे लगा रहा है ऊपर की ओर r, तो दो डिफरेंट बॉडीज पे ये फोर्स लगता है तो इसीलिए दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी ये फोर्सेस। ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, वॉकिंग ऑफ पर्सन, जब हम एक फ्लोर पे चलते हैं तो फ्लोर पे चलने के लिए भी ड्यूरिंग वॉकिंग ये लॉ न्यूटन का थर्ड लॉ से भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। मतलब आप क्या करते हो, चलते हुए आप ग्राउंड पे एक फोर्स लगाते हैं तो ग्राउंड आपका वेट लग रहा है और फोर्स आप पीछे की ओर लगा रहे हो, आपका वेट नीचे लग रहा है पर फोर्स आप पीछे की ओर लगा रहे हो चलते हुए, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है ना वो इधर लगता है,
नेट फोर्स पीछे की ओर लगता है। तो ये जो फोर्स आप इस पे लगाते हो रोड पे, अब रोड भी आप पे सेम फोर्स लगाएगा वापस। तो फोर्स ऑन रोड ऑन यू, अब आप पे ये वापस लगा रहा है रोड फोर्स, सेम फोर्स। और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स मिल रहा है वेट का, अब पैर नीचे की ओर धक्का दे रहा है, ये धक्का ऊपर की ओर भी तो मिलेगा आपको, तो रिजल्टेंट आगे की ओर लगता है। तो इसीलिए हमें चलने में हेल्प मिलती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। अगला, रिकॉइल ऑफ गन। आपने देखा होगा जब आप गन चलाते हैं तो आगे की ओर बुलेट जाती है पर पीछे की ओर धक्का मिलता है एक, है ना, पीछे की ओर भी पुश मिलता है आपको एक। तो ये भी क्या होता है जब आपके पास, ये तो देखो बिफोर फायरिंग है ना, यहाँ पे क्या है, मोमेंटम जीरो है, इनिशियल मोमेंटम भी जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो क्योंकि वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा टोटल। आफ्टर फायरिंग जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, बुलेट जो है वो आगे की ओर मूव करेगी, बुलेट जो है वो आगे की ओर मूव करेगी, और वो तो करेगी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से क्योंकि उसका मास छोटा है ना। मोमेंटम को कंजर्व रखना होता है हमें, अभी के लिए इतना समझ लो बस कि मोमेंटम को कंजर्व, उसके बाद हम किसी और वीडियो में करेंगे, वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि फायरिंग के बाद जो गन है वो बुलेट को आगे की ओर धक्का देती है, वैसे ही ऐसा ही रिएक्शन मिलता है गन को, और ये पीछे की ओर इस पे एक धक्का लगता है, ठीक है, ये पीछे की ओर एक धक्का लगता है टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आप बोलोगे दिस रिजल्ट इनटू गनमैन फीलिंग अ बैकवर्ड पुश। जो गनमैन है, जो भी गन चला रहा है, उस पर एक बैकवर्ड पुश उसको मिलता है, ये मिलता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।